हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए लेट्स कंटिन्यू विद चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। हम कर रहे हैं टॉपिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, राइट। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पावर। पावर का फॉर्मूला हमारे पास आया था वी आई, राइट। अब हम बात कर रहे हैं हीट की। हमने एक और फॉर्मूला देखा था कि पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम एंड वी ऑल नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, राइट। So can I say यहाँ से energy is power into time, right? And heat is a form of energy. तो energy को मैं replace कर रही हूँ heat से. Heat is power into time. Power का फॉर्मूला हम ले रहे हैं I स्क्वायर R और टाइम का ले रहे हैं T. यहीं से हमारा ओम्स लॉ लग गया। कैसे लग गया? पावर क्या था देखो, VI और साथ में T, राइट। और V की जगह मैंने लगा दिया IR into I into T which gives me I square RT. तो एनर्जी इज पावर इंटू टाइम, पावर इज VI, राइट। एंड V की जगह मैंने लगाया ओम्स लॉ से IR, सो दिस गिव्स मी द फॉर्मूला I square RT. एंड दिस इज व्हाट गिव्स मी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। काफ़ी आती है इसकी स्टेटमेंट एग्जाम में लिखने को। व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग? दैट द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर is directly proportional to the square of current, directly proportional to the resistance, and directly proportional to the time for which the current is flowing. Heat produced in a conductor is directly proportional to square of current, to the resistance, and to the time for which the current is flowing. Clear? चलिए, now let's take up some questions and some पहले थोड़ा थ्योरी समझते फिर questions बनाते हैं। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग यूज़ कहाँ होता है, या ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यूज़ कहाँ होता है? सबसे पहला यूजेज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का है इलेक्ट्रिक बल्ब्स। जो भी इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं उनके अंदर ऐसे एक मेटल का फिलामेंट होता है, फिर ऊपर ग्लास लगा होता है। ये फिलामेंट बना होता है टंगस्टन मेटल का। अब इसकी खास बात क्या होती है? जैसे ही हम इसे हीट अप करते हैं या बेसिकली जब इसको हम स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन होते ही हीट प्रोड्यूस होती है, राइट। बिकॉज जैसे करंट फ्लो कर रहा होगा हीट प्रोड्यूस हो रही होगी, राइट। वही बात कर रहे हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो स्विच ऑन करते ये हीट अप होता है। और टंगस्टन की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है कि टंगस्टन स्टार्ट्स ग्लोइंग व्हेन इट इज़ हीटेड अप। तो ये टंगस्टन मेटल जैसे ही गर्म होता है इट स्टार्ट्स ग्लोइंग, और जिसकी वजह से हमें बल्ब की लाइट मिलती है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, कि जैसे ही इसमें करंट पास होता है टंगस्टन मेटल जैसे हीट अप होता है इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, जल्दी मेल्ट नहीं करता है, लेकिन ये हीटअप होते ही ग्लो करने लगता है और उस ग्लो से हमें क्या मिलती है? लाइट मिलती है। तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो एक्चुअली हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड है। सेकेंड यूजेज, इलेक्ट्रिक फ्यूज़। हम कहते हैं ना फ्यूज़ उड़ गया चीज़ों का, विच इज़ एक्चुअली गुड थिंग, यू नो। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज़ अ सेफ्टी डिवाइस। क्या होता है इसमें? तो फ्यूज़ वायर एक छोटा सा ऐसे डिवाइस होता है, पतली सी, इसके अंदर एक कॉपर वायर होती है और हर फ्यूज़ वायर की ना एक रेटिंग होती है। तो मान लो इसकी रेटिंग है 5 एम्पेयर। क्या मतलब हुआ इसका? कि जब तक 5 एम्पेयर तक करंट फ्लो करेगा ये चलता रहेगा, लेकिन जैसे ही 5 एम्पेयर के बियॉन्ड करंट जाएगा थोड़ी सी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, उससे ये कॉपर वायर मेल्ट कर जाएगी। जैसे ही ये कॉपर वायर मेल्ट करेगी सर्किट क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक होते ही वो ज़्यादा करंट कितने के लिए बना हुआ था? 5 एम्पेयर। तो ये जिस सर्किट में लगाया गया होगा वो सर्किट 5 एम्पेयर पर ही काम करने के लिए बना होगा। तो जैसे ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा करंट फ्लो करेगा ये वायर मेल्ट कर जाएगी, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, जिससे वो एक्सेसिव करंट आगे नहीं जा पाएगा। अब क्योंकि वो एक्स्ट्रा करंट आगे नहीं जा रहा तो हमारे डिवाइस को भी डैमेज नहीं कर रहा और हमें भी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लग रहा। तो फ्यूज़ वायर मेल्ट होना एक अच्छी चीज़ होती है। इट्स अ सेफ्टी डिवाइस कि जैसी एक लिमिट के बियॉन्ड करंट फ्लो करता है तो ये फ्यूज़ वायर मेल्ट होकर सर्किट को ब्रेक कर देती है, जिससे एक्सेसिव करंट ना अप्लायंस को डैमेज करता है ना हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ भी हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड है। थर्ड एप्लीकेशन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की, जितने भी आपके हीटिंग डिवाइसेस हैं, गीज़र हो गया, हीटर हो गया,
इलेक्ट्रिक आयन हो गई, टोस्टर हो गए, तो जितने अवन्स हो गए, तो जितने भी ये डिवाइस जिसमें हीट आ रही है, गीज़र में भी पानी गर्म हो रहा है, हीटर से गर्म हवा आ रही है, आयन भी गर्म हो रही है तभी प्रेस कर रहे हो आप, टोस्टर में गर्म होगा तभी तो ब्रेड टोस्ट होगी। सो बेसिकली ये सारे डिवाइसेस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड है। ये करंट के फ्लो करने से हीट प्रोड्यूस होती है। ये सारे डिवाइसेस इसी लॉजिक पर बेस्ड हैं, राइट। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जितने भी हीटिंग डिवाइसेस हैं उनके अंदर एक हीटिंग एलिमेंट होता है, मतलब एक ऐसा कॉइल लगा होता है, मेनली वो अलॉय का बना होता है। जैसे मान लो आपने टोस्टर देखोगे ना, उसमें ऐसे रॉड्स लगी होती है मेटल की, जो गर्म हो जाती है, रेड हॉट हो जाती है एकदम से, तो उनको हीटिंग एलिमेंट्स बोलते हैं। तो वो गीज़र में भी होता है, हीटर में भी होता है, आयन में भी होता है, टोस्टर में भी होता है। तो जितने भी ये हीटिंग एलिमेंट्स हैं इन सब के अंदर हीटिंग डिवाइसेस, इन सब के अंदर हीटिंग एलिमेंट होता है। और ये जो हीटिंग एलिमेंट है हमेशा अलॉय का बनता है, और मेनली अलॉय होता है नाइक्रोम, निकल और क्रोमियम का अलॉय। तो एग्ज़ाम में ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि अलॉय क्यों यूज़ किया जाता है हीटिंग एलिमेंट्स में, व्हाई डू वी यूज़ अलॉयज इन हीटिंग एलिमेंट्स। 3 मेन रीजंस है, और इसी सीक्वेंस में रीजंस याद रखिएगा, बिकॉज इंपॉर्टेंस के हिसाब से सीक्वेंस बना हुआ है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन दैट अलॉयज हैव हाई रेजिस्टिविटी। जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस, उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस्ड। सेकेंड, अलॉयज हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल से काफ़ी ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, उतने हाई टेम्परेचर में मेटल्स मेल्ट कर सकते हैं बट अलॉयज मेल्ट नहीं करते हैं। एंड लास्ट, दे डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड इवन एट हाई टेम्परेचर। क्या मतलब हुआ? ऑक्सीडाइज मतलब कोरोजन। अलॉयज की कोरोजन नहीं होती, जितना मर्जी गर्म हो जाए वो एयर से, ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते। So they do not get oxidized even at high temperatures. So these are 3 reasons for which we use alloys. I repeat, कि heating element alloy का क्यों बनता है? Mainly nichrome का, because it has high resistivity, it has high melting point and it does not get oxidized even at high temperature. तो ये तो था सारा theory part heating effect of current का. Let's take up a numerical. Question है कि 100 joules heat is produced in each second. टाइम कितना हो गया? 1 सेकेंड. अक्रॉस अ रजिस्टर ऑफ 4 ओम. आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस. क्या बोला है? 100 जूल हीट प्रोड्यूस हो रही है इन ईच सेकेंड थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस. आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. नाउ लेट्स सी, हीट का फॉर्मूला क्या है? I² RT, राइट. अब पहली बात तो हमारे पास I है नहीं, मेरे पास H है, मेरे पास R है, मेरे पास T है. लेट्स फाइंड I पहले. तो H है 100, I मेरे पास है नहीं, R है 4, टाइम है 1. तो I² क्या आ जाएगा? नीचे डिवाइड करेंगे तो 25, I आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट, दैट इज़ 5 एम्पेयर. आगे I. नाउ यूजिंग ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR. तो मैं V निकाल सकती हूँ. I 5 है, R 4 है, V कितना आ जाएगा? 20 वोल्ट. तो वेरी इजी न्यूमेरिकल. मेरे पास हीट का फॉर्मूला था जिसमें मेरे पास H था, R था, T था. पहले मैंने I निकाल लिया, फिर V इज इक्वल टू IR से हमारा वोल्टेज निकल गया. ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कर रहे हैं. न्यूमेरिकल है कि आपको बताना है कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है when 96,000 कूलम चार्ज flows in 1 hour through a potential difference of 50 volt. कितनी हीट प्रोड्यूस होगी ये बताना है. चार्जेस दे रखे हैं, टाइम दे रखा है और हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, राइट. चलिए, तो हीट का फॉर्मूला होता है हमारा I² RT. अब इसमें से मेरे पास सिर्फ T है ना, मेरे पास R है ना, मेरे पास I है. तो सबसे पहले हम I निकालेंगे. I का फॉर्मूला क्या होता है? Q/T. I हैव Q, I हैव T, लेकिन टाइम को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड्स में. ऐसे यूनिट क्या होती है? सेकेंड्स. 3600 सेकेंड्स. तो Q दिया हुआ है 96,000 एंड टाइम है 3600. तो 6 से जाएगा ये 160/6 और सिंप्लीफाई होगा 2 से 80/3 एम्पेयर. लेट इट बी इन फ्रैक्शंस, इट विल बी इजी टू कैलकुलेट. हीट निकालनी थी तो पहले हमें क्या चाहिए था? I. मैंने I निकाल लिया Q/T से. नाउ मेरे पास I है, मेरे पास V है. यूजिंग ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR. मैं R भी निकाल सकती हूँ. तो V है 50, I है 80/3, R निकालना है. ये 0 से 0 कैंसिल, 3 मल्टीप्लाई होगा 15, 8 नीचे आ जाएगा. तो रेजिस्टेंस आ गई हमारी 15/8 ओम. तो
तो पहले मैंने I इक्वल टू क्यू बाई टी से करंट निकाला, फिर V इज इक्वल टू आई आर से मैंने रेजिस्टेंस निकाल ली। बस अब सब कुछ कर लो। तो हीट क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, आई हैव आई दैट इज 80/3, लेकिन इसका स्क्वायर है। आई हैव आर 50/8 एंड आई हैव टाइम 3600, राइट। तो क्या होगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखो एक तो ये कट गया, 10 आ गया, 3 3 9 9 और ये 400। तो what I'm left with is 80 into 10 into 15 into 400. So let's count the zeros. 1 2 3 4, 1 2 3 4. Now 15 fours is 60, 60 into 80, 60 into 8 is 480. तो ये आ गया आपका इतना जूल्स। आप चाहो तो 1000 से डिवाइड करके किलो जूल्स में दे दो इसको आंसर, राइट। आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो पहले मैंने I इक्वल टू क्यू बाई टी से करंट निकाला, फिर ओम्स लॉ से मैंने R निकाला, फिर I स्क्वायर आर टी से मेरी हीट निकल गई। क्लियर। चलिए विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एक न्यूमेरिकल्स का और देखेंगे और एक लास्ट टॉपिक रह गया है, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, एंड होपफुली इट विल बी over in the next video. You send me a doubt in the comment section and please revise side by side. Take care all of you. Bye bye.